खुश आमदीद। आज हम फाइनेंशियल एनालिसिस के एक बड़े दिलचस्प पहलू पर बात करेंगे। ये है सरमायाकारी की सरगर्मियों से आने वाला कैश फ्लो। अब ये सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन यकीन करें, ये किसी भी कंपनी के मुस्तकबिल के बारे में एक पूरी कहानी सुनाता है। अच्छा, तो आइए एक सवाल से शुरू करते हैं। फर्ज करें एक कंपनी की इनकम स्टेटमेंट ये दिखा रही है कि उसने कोई असासा बेचकर मुनाफा कमाया है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या इस मुनाफे का मतलब ये है कि इतनी ही नकद रकम यानी कैश कंपनी के बैंक अकाउंट में आई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर असल कैश का पता कैसे चलेगा? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो इस जवाब तक पहुंचने के लिए पहले कुछ बुनियादी बातें समझना ज़रूरी हैं। और इस सफ़र में हमारा पहला पड़ाव ये जानना है कि ये सरमायाकारी की सरगर्मियां यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आखिर हैं क्या। ये इसकी रस्मी तारीफ है, लेकिन अगर आसान लफ्ज़ों में समझें तो सरमायाकारी की सरगर्मियां कंपनी के तवील मुद्दती असासों की खरीदो फरोख्त से जुड़ी होती हैं। यानी ये वो बड़ी चीज़ें हैं जो कंपनी अपने कारोबार को चलाने और बढ़ाने के लिए खरीदती है, ना कि वो चीज़ें जो रोज़मर्रा के कामों में खर्च हो जाती हैं। इसको मज़ीद समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट की, जैसे फैक्ट्रियां और मशीनें, या फिर गैर महसूस असासे, जैसे कि पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स। यहाँ तक कि दूसरी कंपनियों में की गई सरमायाकारी भी इसी में शामिल है। ये सब चीज़ें मिलकर किसी भी कंपनी की तवील मुद्दती हिकमत अमली की बुनियाद बनती हैं। ठीक है, तो अब जब हम ये जान गए हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो आइए अपनी असल पहेली की तरफ वापस चलते हैं। यानी किसी आसासे की फरोख्त से मिलने वाली असल नकद रकम का हिसाब कैसे लगाया जाए। ये सफ़र है एक अकाउंटिंग के नंबर, मुनाफे से एक हकीकी दुनिया के नंबर यानी कैश तक का। और ये तज्जिया डायरेक्ट मेथड का एक अहम हिस्सा है। अच्छी खबर ये है कि ये अमल बहुत सीधा सादा है, सिर्फ 2 मरहलों पर मुश्तमिल। पहले हमें ये पता लगाना है कि जिस वक्त असासा बेचा गया उस वक्त कंपनी की किताबों में उसकी कीमत क्या थी, जिसे बुक वैल्यू कहते हैं। और दूसरे मरहले में हम इसी बुक वैल्यू को इस्तेमाल करके असल मिलने वाले कैश का हिसाब लगाएंगे। आइए एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो पहला मरहला है बुक वैल्यू निकालना। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बुक वैल्यू वो कीमत नहीं जो कंपनी ने असासा खरीदते वक्त अदा की थी, बल्कि ये उस असल कीमत में से वक्त के साथ होने वाली गिरावट या फरसूदगी यानी डिप्रिसिएशन को निकाल कर हासिल की जाती है। तो ये असासे की एक कागजी कीमत है, उसकी मार्केट वैल्यू नहीं। और अब आता है दूसरा और आखिरी मरहला, जहां सारी कड़ियां आपस में जुड़ जाती हैं। असल कैश मालूम करने के लिए हम वो बुक वैल्यू लेते हैं जो आसासी की कागजी कीमत थी, और इसमें इनकम स्टेटमेंट में बताया गया फ़रोख्त पर मुनाफा जमा कर देते हैं। हाँ, अगर फ़रोख्त पर नुकसान होता तो इसे माइनस किया जाता। तो अहम बात यह है कि मुनाफे का नंबर इस पूरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरा जवाब नहीं। थ्योरी तो बहुत होगी, लेकिन असल मज़ा तो ऐसे अमली तौर पर करने में है। तो चलें कुछ असल नंबर्स के साथ एक मिसाल देखते हैं, ताकि ये समझ सकें कि ये सब हकीकत में कैसे काम करता है। तो मिलिए कॉपर इनकॉर्पोरेटेड से। ये उनकी बैलेंस शीट से 2 साल का डाटा है। हम इनके इक्विपमेंट और उस पर जमाशुदा फरसूदगी के अकाउंट्स देख सकते हैं। और एक अहम मालूमात ये भी है कि उन्होंने कुछ इक्विपमेंट बेचकर $12 मिलियन का मुनाफा कमाया। हमारा काम ये मालूम करना है कि उन्हें इस फरोख्त से कैश कितना मिला। ठीक है, तो आइए ज़रा गहराई में चलते हैं। पहला कदम थोड़ी सी अकाउंटिंग की जासूसी है। हमें ख़ास तौर पर उस इक्विपमेंट की जमाशुदा फरसूदगी मालूम करनी है जो बेचा गया था। इसके लिए हम देखते हैं कि साल की शुरू और आखिर की फरसूदगी में कितना फ़र्क है, और इस साल की फरसूदगी के खर्च को भी जहन में रखते हैं। अब हम इस मुआम्मे का अगला हिस्सा हल करते हैं, यानी बेचे गए इक्विपमेंट की असल लागत क्या थी। बिल्कुल पिछले कदम की तरह हम इक्विपमेंट अकाउंट में होने वाली तब्दीलियों को देखकर ये नंबर निकालते हैं। जब हमारे पास असल लागत और जमाशुदा फरसूदगी दोनों आ जाते हैं, तो एक को दूसरे से माइनस करके बुक वैल्यू आसानी से मिल जाती है। और अब बिल्कुल आखिरी मरहला, हम वो बुक वैल्यू लेते हैं जो हमने अभी कैलकुलेट की, जो कि $4 मिलियन थी, और उसमें दिया गया $12 मिलियन का मुनाफा जमा कर देते हैं। और ये रहा जवाब। कॉपर इनकॉर्पोरेटेड को इस फरोख्त से $16 मिलियन कैश मिला। अब देखें ये रकम $12 मिलियन के मुनाफे से कितनी अलग है। यही वो असल कैश है जिसमें एक अच्छे एनालिस्ट की दिलचस्पी होती है। तो हमने हिसाब तो लगा लिया,
لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ ساری محنت کی کیوں؟ آخر یہ تجزیہ اتنا اہم کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ہمیں نمبروں کے پیچھے چھپی ہوئی کمپنی کی حکمت عملی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ سلائیڈ پوری کہانی بیان کرتی ہے۔ جب کسی کمپنی کا سرمایہ کاری سے کیش فلو منفی ہوتا ہے، یعنی کیش باہر جا رہا ہے، تو یہ عام طور پر ایک اچھی علامت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مستقبل کی ترقی کے لیے اثاثے خرید رہے ہیں، یعنی وہ اپنا کاروبار بڑھا رہے ہیں۔ لیکن اگر کیش فلو مثبت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اثاثے بیچ رہے ہیں۔ یہ نقد رقم حاصل کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یا شاید وہ اپنے کام کاج کو سمیٹ رہے ہیں۔ اور ماخذ سے لیا گیا یہ جملہ اس بات کو مزید پختہ کرتا ہے۔ ایک صحت مند کمپنی اپنے روزمرہ کے کاموں سے کیش پیدا کرتی ہے، پھر اس کیش کو کہیں تو استعمال کرنا ہوتا ہے، یا تو کاروبار میں واپس لگا کے ترقی کی جائے، یا پھر سرمایہ کاروں کو واپس کر دیا جائے۔ سرمایہ کاری کی سرگرمیوں کا تجزیہ ہمیں بتاتا ہے کہ کمپنی کون سا راستہ چن رہی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال سب سے اہم ہے۔ اگلی بار جب کسی کمپنی کی فائنینشیل سٹیٹمنٹس کو دیکھا جائے تو صرف منافع کے نمبر پر نہ رکا جائے، سرمایہ کاری کی سرگرمیوں سے آنے والے کیش فلو کی گہرائی میں ضرور جایا جائے اور یہ سوال پوچھا جائے، کیا یہ کمپنی مستقبل بنا رہی ہے یا اپنا ماضی بیچ رہی ہے؟ یہ ان کی آنے والے سالوں کی حکمت عملی کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟